आ जाइए, राज्य की कार्यपालिका हेडिंग है राज्य की कार्यपालिका। जैसे संघ की कार्यपालिका हम लोग पढ़े थे ना, संघ कार्यपालिका में था लोकसभा, राज्यसभा, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब हो जाएंगे संघ कार्यपालिका में। अरे भाई, कार्यपालिका में था खाली पुलिस प्रशासन और मंत्रिमंडल, तलपेट दियो करे में। कितना बढ़िया से आप पढ़े थे, कार्यपालिका विधायिका नहीं पढ़े थे? विधायिका और न्यायपालिका पढ़े थे ना तीनों। तो कार्यपालिका में था दो प्रकार था, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई में समस्त पुलिस प्रशासन सब हो जाएंगे, और अस्थाई में जो 5 साल तक मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति, सब कार्यपालिका के भाग होंगे, यही ना। तो संघ कार्यपालिका में संघ मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, पुलिस प्रशासन, संघ कार्यपालिका होगा। ठीक उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल, राज्य पुलिस प्रशासन, राज्य की कार्यपालिका होगा। जैसे पढ़े संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री, ये ना। तो भुला गए तुरंत जी, लपेट दे रहे थे हम, संसद सब मिला दिए। राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका समझ में आ गया होगा। आइए, राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, आप ट्रिक से याद रखेंगे। अरकानी कायोसस, अरकानी कायोसस, अरकानी कायोसस याद रहिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। र से राज्यपाल का पद होगा, अनुच्छेद 153। और राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 155। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, अनुच्छेद 156। राज्यपाल का योग्यता, अनुच्छेद 157। राज्यपाल का सेवा शर्त वेतन भत्ता, अनुच्छेद 158। राज्यपाल का शपथ, अनुच्छेद 159। और आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 160। आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कौन अनुच्छेद? जैसे आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70 में, उसी प्रकार से आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 160 में। क्लियर है? चलिए, यानी 153 से लेकर 160 तक कंप्लीट। चलिए, पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के प्रावधान किया गया। यानी राज्य का शासन कौन भाग में है? संघ का शासन था भाग 5 में, और राज्य का शासन भाग 6 में। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता, जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से इसका उपयोग करता। सेम वही राष्ट्रपति डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अधिकारी के माध्यम से संघ कार्यपालिका का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है, अधिकारी या प्रत्यक्ष प्रयोग करता है शक्तियों का। क्लियर है? अर्थात राज्य में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में। सेम वही बात है, संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, परंतु वास्तविक प्रधान संघ मंत्री परिषद वाली प्रधानमंत्री के पास। यहाँ वास्तविक प्रधान राज्य मंत्री परिषद वाली मुख्यमंत्री के पास। क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, हाँ मतलब ना संघ राज्य का। हाँ, आइए देखिए यहाँ क्या करा। मूल संविधान के अनुच्छेद, मूल का ऐसा हूं 153 में उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कहेगा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कौन अनुच्छेद में कहता है? यानी राज्यपाल का पद अनुच्छेद
153। लेकिन भारतीय संविधान में 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 7वां कब संशोधन हुआ? संविधान में 7वां संशोधन किया गया 1956 में। कहा जोड़ दिया गया एगो परंतु जोड़ दिया गया कि जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 153 में था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल का पद 153। लेकिन 7वां संशोधन 1956 में किया कि एक एक आदमी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। है समझ में? चलिए, राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए से देखिए, आगे चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वही है राज्यपाल की योग्यता। ये हम चर्चा करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य का होगा तो वेतन मिलेगा किसका, राज्य का मिलेगा, वो राष्ट्रपति तय करेगा किस अनुपात में देना है, चर्चा करेंगे। राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल पद पर नियुक्ति किए जाने के लिए निम्न योग्यता होना अनिवार्य है। पहला भारत का, और दूसरा कम से कम अधिकतम की कोई सीमा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। जैसे राष्ट्रपति था कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य था, और राज्यपाल विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कितना दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन परंतु किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 156 के 1, या वह त्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 के 2। माने राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है 156 के 2, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है 156 के, यानी राज्यपाल का कार्यकाल 156 में। क्लियर है? कोई पूछेगा राज्यपाल का कार्यकाल होता है, अगर ऑप्शन में है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, माने जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, तो वही आंसर करेंगे, और नहीं है तो फिर 5 साल करेंगे। सामान्यतः 5 साल, लेकिन पहला प्रायोरिटी देना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, माने जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। आगे, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। देख रहे हैं? राज्यपाल का वेतन कितना? 3,50,000 महीना का ना। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अगर एक व्यक्ति राज्यपाल हो, 2 या 2 से अधिक राज्य का अगर एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन, माने दोनों राज्य का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। ऐसा नहीं कि दोनों राज्य से 3.5 मिलेगा ना, दोनों राज्य से 3.5 नहीं मिलेगा। कितना कौन, जैसे यूपी बिहार दोनों का अगर एक ही राज्यपाल है तो कितना यूपी देगा कितना बिहार देगा, ये कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। निश्चित अनुपात तय करा। ये नहीं कि 2 हो गए तो डबल, 3 हो गए तो ट्रिपल, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। वो राष्ट्रपति तय करेगा कि कितना कौन राज्य को देना है, अनुपात बना के। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और नहीं है तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर है? राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, क्या क्या अधिकार है राज्यपाल का से देखिए। वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब सर, राज्यपाल काम करे चाहे न करे, कोई न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि कहानी कर रहे हैं जी, क्यों बैठल रह रहे हैं। राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना भाई। नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति, जो राज्य में है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। हाँ, आगे देखिए। मने कहने का मतलब राज्यपाल अपना काम करे चाहे ना करे, कोई न्यायालय में नहीं ले प्रश्न कर सकता। राज्यपाल की पदावधि के दौरान जब तक पद पर बनल रहे, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार के आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ किया जा सकता। जब तक पद पर है
कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ होगा। जब तक वह पद पर होता है तब तक उसको गिरफ्तारी के आदेश भी कोई न्यायालय नहीं जारी कर सकता, जब तक पद पर है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या पद ग्रहण करने के बाद उसके द्वारा किया गया कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 महीना से पहले सूचना देना पड़ता है कि राज्यपाल अगर पद बन गया, चाहे पद पर बनने से पहले, देखिए क्या करा, राज्यपाल का पद ग्रहण करने के पहले या राज्यपाल पद ग्रहण कर लिया तो उसके बाद कोई भी अगर सिविल कार्रवाई करना है घोटाला तोटाला में के मैटर, तो 2 महीना पहले सूचना देना होगा राज्यपाल को। समझ में? चलिए, तब फिर कार्रवाई हो सकता है। राज्यपाल की शक्ति तथा काम क्या है से देखिए। अब कार्यपालिका संबंधित क्या काम है? कार्यपालिका का काम है नियम कानून चलवाना, यही ना। राज्य के समस्त कार्यपालिका का काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है। अगर दूसरा राज्य से संधि होना है, समझौता होना है, नाली गली रोड बन रहा है, जमीन लिखा रहा है, तो सबके का नाम से राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के सलाह से राज्य के मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य को नियुक्ति करता है और पद गोपनीयता का शपथ भी दिलाता है। क्लियर है? यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री को भी राज्य मंत्री को नियुक्ति करता है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है राज्यपाल, और अन्य मंत्री को भी शपथ दिलाता है राज्य। सेम वहां वाला था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा था राष्ट्रपति, शपथ दिलाता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ दिला रहा था राष्ट्रपति। सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है। वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति था अनुच्छेद 75 में और संघ मंत्री परिषद था अनुच्छेद 74 में। यहाँ मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164 में और राज्य मंत्री परिषद 163 में। क्लियर है? नवासी जोड़ जोड़ के हम लोग आ गए थे, नहीं आए थे? नवासी जोड़ के आ गए थे। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी माने बड़े बड़े, जैसे मुख्य सचिव हो गया, महाधिवक्ता हो गया या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गया, सबके सदस्य को नियुक्त करता है। वहां संघ लोक सेवा आयोग के कर रहा था कौन? राष्ट्रपति। महान्यायवादी को कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा को कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ देखिए, राज्य में जैसे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी का नियुक्ति मुख्यमंत्री कौन करेगा? राज्यपाल। महाधिवक्ता माने एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, माने कहे का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सदस्य को कौन नियुक्ति करेगा? हाँ, राज्यपाल। आए समझ में? जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्ति, सदस्य को नियुक्ति राज्यपाल करता है। नोट आ जाइए, नोट में देखिए क्या कह रहा है इसे। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकता, जेपीएससी के अध्यक्ष को नहीं हटा, बीपीएससी के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा। नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता, निलंबित भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं माने अयोग्य होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। 317 के तहत किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। है समझ में आया? राज्यपाल सस्पेंड तो कर सकता है, निलंबन तो कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है से। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन अनुच्छेद? माने हाई कोर्ट के जब न्यायाधीश को नियुक्ति करना होगा तो राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? राज्यपाल। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा होगा। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? राज्यपाल। कौन अनुच्छेद के तहत? 217। पॉइंट क्लियर है? चलिए, राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में
मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। याद करिए, अनुच्छेद 78 कहता था कि राज्य की संघ मंत्री परिषद के बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति के बात को संघ मंत्री तक पहुंचाएगा प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 167 कहता है, 89 जोड़ के ले आए हैं, कि राज्य मंत्री परिषद के बात को राज्यपाल तक पहुंचाने के काम करेगा मुख्यमंत्री, और राज्यपाल के बात को राज्य मंत्री परिषद तक पहुंचाने के काम करेगा मुख्यमंत्री। कह रहा राज्यपाल का अधिकार है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। यानी राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचना लेना होगा राज्यपाल को, तो किससे लेगा? सेम वहां संघ प्रशासन से संबंधित सूचना लेना होगा राष्ट्रपति को, तो किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता एजेंट के रूप में काम करता है, राज्य के प्रशासन चलाता है। जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राज्य में 356 का प्रयोग हो जाता है, तो संघ के एजेंट अभिकर्ता के रूप में राज्य में काम करता है कौन? राज्यपाल। कारण कि उस समय राज्य का विधायिका वगैरह कोई काम नहीं करता है, कोई मंत्री वगैरह कोई काम नहीं करता है, तो संघ के हाथ में चला जाता है राज्य। तो राज्य में संघ का कौन प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। कब? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब। क्लियर है? आगे देखिए, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपति को नियुक्ति करता है। यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। उप कुलपति को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य को नियुक्त करता है। जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा में 12 गो सदस्यों को नियुक्ति कर रहा था कौन? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य विधान परिषद में टोटल सदस्य का 1/6 भाग को नियुक्ति करेगा कौन? कौन करेगा? राज्यपाल। अब किसको नियुक्ति करेगा? जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से संबंधित है। क्लियर है पॉइंट? कौन अनुच्छेद? 171 के 5। जैसे अनुच्छेद 80 के 3 के तहत 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित कर रहा था, उसी प्रकार 171 के 5 के तहत विधान परिषद के टोटल के 1/6 सदस्य को नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वहां सब इसी क्षेत्र से राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा था, बस सहकारी समिति से नहीं कर रहा था। लेकिन राज्यपाल सहकारी समिति, LIC, GIC सब क्षेत्र से भी नियुक्त कर सकता है। क्लियर? चलिए, ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा के संबंधित तत्समान माने सेम उद्यम राज्यसभा में कैसे राष्ट्रपति 12 गो के नियुक्त किया था। सहकारी आंदोलन नहीं शामिल है, लेकिन विधान परिषद में राज्यपाल जो 1/6 ले रहा, उसमें सहकारी आंदोलन भी शामिल है। विधायी अधिकार, नियम कानून बनाने में राज्यपाल का क्या अधिकार है से देखिए। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, जैसे संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल का अंग होता है, जहां अगर 2 सदन है वहां विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जहां एक सदन है वहां विधानसभा और राज्यपाल। अरे समझ में? चलिए, कौन अनुच्छेद के तहत? 164 अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आह्वान करेगा, सत्र बुलाएगा। सेम वही कंडीशन है कि लोकसभा का सत्र आह्वान कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। यहाँ कौन कर रहा है? राज्यपाल। सत्रावसान सत्र समाप्त भी करेगा कौन? राज्यपाल। तथा उसका विघटन भी 5 साल हो गया विधानसभा का, तो विघटन कौन करेगा? राज्यपाल। वहां 5 साल हो जा रहा था, तो विघटन कौन कर रहा था? लोकसभा का कौन विघटन? राष्ट्रपति। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बारी बारी या दोनों को संयुक्त अधिवेशन संबोधित कर सकता है। सेम वही विधानसभा को या विधानसभा विधान परिषद को दोनों को संयुक्त रूप से संबोधन करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। आगे देखिए क्या कर रहा है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की अगर अयोग्यता, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप पढ़े थे कि संसद सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की मदद से करेगा, याद है? लोकसभा सदस्य के चुनाव विवाद का निपटारा कौन कर रहा था? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग के परामर्श से। सेम वही कॉन्सेप्ट है। विधानसभा के सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा राज्यपाल करेगा चुनाव आयोग के परामर्श से। वही विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता अगर हो गया, उत्पन्न हो गया, तो अयोग्यता संबंधित विवाद का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। सेम कॉन्सेप्ट है नहीं हो?
आगे आ जाइए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनेगा। विधेयक बिल और अधिनियम एक्ट, ध्यान रखिएगा, जब विधानमंडल में कोई विधेयक लाया जाता है शुरुआत में, जैसे हम तो हमारे पास लाया गया तो विधेयक है, बिल है। विधानमंडल अगर एक सदनीय है तो विधानसभा पारित कर दे और आज राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल अनुमोदन कर देगा तो अधिनियम कानून बन जाएगा। अगर दो सदनीय है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो उस बिल विधेयक को विधानसभा भी पारित कर दे, विधान परिषद भी पारित कर दे, तब जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस पर अनुमोदन कर दे तो बिल विधेयक जो था अधिनियम कानून बन जाएगा। है समझ में? चलिए, यदि विधानसभा आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है को था बना लिया। याद करिए, विधानसभा में एगो एंग्लो इंडियन नामित करता था, कौन? राज्यपाल। कौन अनुच्छेद के तहत? देखिए 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ और 2020 से कर दिया कि एंग्लो इंडियन के सदस्य को राज्यपाल नामित नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में नामित करता था उसको भी अब नहीं करेगा। क्लियर है? एंग्लो इंडियन कौन है सर? तो एंग्लो इंडियन जो भारत में यूरोपीय लोग आए थे, जैसे डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाल आए थे, जो भारत में आकर रहे, यहाँ के महिलाओं से विवाह कर लिए, तो उससे उत्पन्न जो संतान हुआ वो सब क्या कहलाया? एंग्लो इंडियन। यहाँ नौकरी कर रहा था सब, तो वैसे लोगों का पिताजी तो भाग गए, अब माता जी यहाँ बचल है, तो उन लोग अनाथ हो गया नहीं, उस सब के लिए एंग्लो इंडियन में 2 सीट रिजर्व रहता था। समझ में? ताकि उन लोग के बाद संसद में कौन करेगा? तो एंग्लो इंडियन करेगा। और हटा दिया, कहा कि अब आज़ादी के अभी तक है सब, अब हो गया, अब एंग्लो इंडियन अब है। कहा कि ना, हम लोग चल गया, पिताजी टपक गया, मम्मियों टपक गई, अब भारतीय माता पिता सब हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिला का प्रदेश का उपराज्यपाल नाम दर्ज करता अभी हो। क्लियर है? यो बात आप राष्ट्रपति में समझे थे। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा, याद करिए कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर रहा था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन अनुच्छेद के तहत? 213, जिससे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून का। माने विधानमंडल जो कानून बनाता उतना ही वैल्यू इसका भी है, राज्यपाल के अध्यादेश का। जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश था उसी तरह से राज्यपाल का अध्यादेश। वह संसद सत्र में नहीं था तो राष्ट्रपति जारी कर रहा था, और आज विधानमंडल सत्र में नहीं है तो राज्यपाल जारी करेगा। ऐसा अध्यादेश कितना दिन तक? 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल का स्वीकृति होना चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट कि राष्ट्रपति के अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद की स्वीकृति चाह रहा था, यहाँ राज्यपाल के अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल का स्वीकृति चाहिए। और यदि इस विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर अपना स्वीकृति नहीं देता है तो क्या हो जाता है? वो अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अगर अनुमोदन कर दिया, स्वीकृति दे दिया तो 6 महीना के लिए हो जाता हो। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। अध्यादेश कौन अनुच्छेद में है? राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, लौटा सकता है। परंतु अगर राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित कर दिया पुनर्विचार किए बिना चाहे करके, तो उस पर अपना सहमति देने के लिए बाध्य होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट, राष्ट्रपति धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को यह संवैधानिक संशोधन छोड़ करके पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है। संसद उसमें संशोधन करके बिना संशोधन किए दोबारा जब राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति ने अनुमोदन करना बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देशन पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह से भीतर विधेयक पर पुनर्विचार करेगा। ये क्या क्या कह रहे हैं सर? समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना, बाध्य होगा। हाँ, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए अगर राज्यपाल के पास आ गया तो राज्यपाल अनुमोदन करना बाध्यकारी है, जान रहे ना। लेकिन कुछ ऐसा विधेयक होता है जो संघ राज्य को यह प्रभावित करने वाला विधेयक है, तो राज्यपाल उस विधेयक को परामर्श के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के लिए कोई अगर आरक्षित विधेयक है और जब राष्ट्रपति के निर्देश भेज दिया
कौन भेज दिया राष्ट्रपति के पास? राज्यपाल। पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति फिर से भेज दिया विधानमंडल के पास, याद है, राज्यपाल भेजा सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिया किसके पास? विधानमंडल के पास, राज्यपाल के माध्यम से लौटा दिया। तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल अगर 6 महीना के भीतर विधेयक को अगर पुनर्विचार करेगा और पुनः फिर पारित कर दिया जाए तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, तब भी राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन अनुच्छेद? नहीं समझ में आया? ये पहले भी आप समझ चुके थे बात। देखिए, कोई ऐसा विधेयक है जो संघ राज्य को प्रभावित करने वाला विधेयक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सलाह लेने के लिए भेज दिया और राष्ट्रपति कहा कि पुनर्विचार करवाइए एक बार। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास आ गया। अब विधानमंडल 6 महीना के भीतर या 6 महीना के बाद भी पुनर्विचार करके बाद फिर से भेज दिया राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन करने के लिए अधिकारी नहीं। पुनर्विचार करके अगर राज्यपाल भेजे और राज्यपाल के पास पुनर्विचार करके जाए तो राज्यपाल बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करके अगर राज्य सूची का विषय जाए तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता है। क्लियर हुआ? समझ गए? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, सलाह लेने के लिए रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब उस पर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देगा, नहीं करेगा तो लागू नहीं होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य हो जाता है। कौन विधेयक को राष्ट्रपति से सलाह लेगा? जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति का अल्पीकरण कर रहा है। मान के चलिए राज्य विधानमंडल हाई कोर्ट के पावरें कम कर रहा है, तो विधेयक पर राज्यपाल अनुमोदन कर देगा? नहीं। किससे सलाह के लिए भेजेगा? राष्ट्रपति से। या जिसे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थिति खतरा हो जाएगा। अगर कानून बन गया तो उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थिति खतरा, उल्लंघन हो जाएगा, तो उसको कानून बनने देगा राज्यपाल, राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज देगा। है समझ में? चलिए, वित्तीय अधिकार देखिए राज्यपाल का क्या है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कौन अनुच्छेद में? 202। माने राज्य वित्त मंत्री को वित्त प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण माने बजट प्रस्तुत करने के लिए कौन कहता? राज्यपाल। सेम हुआ है, संघ का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है 112 में राष्ट्रपति के कहने पर। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश नहीं होगा। तो विधानसभा में तभी धन विधेयक पेश होगा जब राज्यपाल का अनुमति होगा। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान का कोई भी मांग विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। कोई भी सब्सिडी मांग हो, जब तक राज्यपाल नहीं कहेगा तब तक राज्य विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जाएगा। सेम वहां वाला है समझ में? ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचयी निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, राज्य की संचयी निधि से अगर पैसा निकालने वाला कोई विधेयक है तो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल संस्तुति न कर दे। मतलब क्या है सर? अगर संचयी निधि से, राज्य संचयी निधि से पैसा निकालना है, जब तक राज्यपाल स्वीकृति नहीं देगा तब तक कोई विधेयक पारित नहीं होगा, पैसा नहीं निकलेगा। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उसे विशेष राज्य की पंचायती राज द्वारा विनियोजित हो सकने वाले कर और शुल्कों के निर्धारित के लिए सिद्धांतों के विषय में संस्तुति कर सकता है। सीधे सीधे कहिए ना कि राज्य वित्त आयोग राज्य और पंचायती राज के बीच राजस्व के लिए राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है। जैसे संघ वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा का अनुसार सिफारिश करेगा। किससे? राज्यपाल से। आगे न्यायिक अधिकार देखिए, राज्यपाल का न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, याद है? राष्ट्रपति क्षमा कौन अनुच्छेद? 72, राज्यपाल का 161। उसका परिलंबन भी कर सकता है, सब समझा चुके हैं। विराम भी कर सकता है और परिहार भी कर सकेगा। ऐसा में दंडादेश का निलंबन भी कर सकता है, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। आ रहा समझ में ना? यह ऐसा व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसे विधि के अधीन अपराध के लिए ठहराया गया है
इसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 161। सीधा सीधा कहिए ना, जो क्षमा याचना राज्यपाल के पास आएगा उसी के लिए ही व्यवस्था राज्यपाल कर सकता है ना। कौन अनुच्छेद के तहत? 161। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंडादेश को मामले क्षमा दान की शक्ति है। राष्ट्रपति मृत्युदंड भी माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में ऐसा शक्ति प्राप्त है नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति सेना न्यायालय जो कोर्ट मार्शल किसी को किया गया देशद्रोह करार कर दिया सैनिक को, दंडादेश के मामले में क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति देशद्रोही को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसी कोर्ट मार्शल वाला भी शक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी सब वो है जो राज्यपाल का है, जो राष्ट्रपति के है। आपात शक्ति देखिए राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी राज्य में परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, माने संविधान का जो सिस्टम है कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए, तोड़ जोड़ के बहुमत होना चाहिए, अगर डाउट हो गया, राज्यपाल को लगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजेगा। तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा। कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा? न समझ में आया? जब राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तब राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा। कौन अनुच्छेद में? और कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी कार्य अपना हाथ में ले ले या कोई भी कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? एक लाइन में कहिए ना कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाएगा, है ना। कौन अनुच्छेद? एक 365 में क्या है? जब राज्य कोई संघ का अनुपालन नहीं कर रहा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। कौन अनुच्छेद? 365। राज्यपाल का सचिव स्थिति देखिए। यदि हम राज्यपाल के इतना ऊपरी अधिकार और दृष्टिकोण पर अगर ध्यान दें तो ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल बहुत ही शक्तिशाली अधिकारी है, ना तो हटाने का कोई विधि है, राज्यपाल ही कर सकता है, वो कर सकता है, बहुत ही लग रहा है शक्तिशाली अधिकारी है। किंतु ऐसा वास्तविक नहीं है, इसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिससे मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? मंत्रिपरिषद कुछ काम करे चाहे ना करे, राज्यपाल को कोई मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता। विधानमंडल में कौन? तो विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति ना। अतः वास्तविक शक्तियां किसके पास है? मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है, किंतु असाधारण परिस्थिति में उसे इच्छानुसार माने विवेकाधिकार भी शक्ति प्राप्त है। जैसे मुख्यमंत्री को नियुक्ति करना है तो किसी से सलाह लेगा, विवेकाधिकार है। बाकी मैक्सिमम काम जो करता है सलाह से करता है मंत्रिमंडल के। आगे आ जाइए विधान परिषद। विधान परिषद आइए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? कोई राज्य में अगर विधान परिषद शुरू करना है चाहे समाप्त करना है, कौन अनुच्छेद के तहत? जैसे बिहार में विधान परिषद है, समाप्त करना होगा, कौन अनुच्छेद? झारखंड में विधान परिषद नहीं है, लाना होगा तो कौन अनुच्छेद? विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, तो विधान परिषद उच्च सदन है राज्यसभा की तरह। यदि किसी राज्य का विधानसभा अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, बिहार विधानसभा का 243 गो सीट है, सदस्य है, 243 का पूर्ण बहुमत माने ज्यादा फेवर, 50% +1, यानी विधानसभा के कुल के पूर्ण बहुमत तथा जो वोट देने जो विधानमंडल में शामिल है, विधानसभा में जो बैठक में है वो कर 2/3, माने विधानसभा के पूर्ण बहुमत प्लस जितना उपस्थित है उसका 2/3। अगर इतना लोग कह देगा कि बिहार से विधान परिषद समाप्त कर दिया जाए तो संसद के पास विधेयक जाएगा और संसद उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर देगी। अगर यदि किसी राज्य में, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, झारखंड विधानसभा के पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों के विधानसभा में 2/3 बहुमत
सिद्ध कर दे, पारित कर दे कि हमारे राज्य में विधान परिषद लाया जाए, तो संसद के पास विधेयक जाएगा, संसद उस राष्ट्र में विधान परिषद का सृजन करेगा। क्लियर? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद को क्या करता है? स्थापित कर सकती है या उसका लोप माने समाप्त कर सकती है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आ रहा का? आगे आ जाइए। वर्तमान में केवल 6 गो राज्य है जहां विधान परिषद है। कितने राज्य है? 6। उत्तर प्रदेश विधान परिषद 100 गो सीट है, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 विधान परिषद विद्यमान है। फायदा है कि कोई कानून बनाने के लिए इतना से लोग मिल के कानून बना रहे हैं, ज्यादा लोग मिल के कानून बना रहे हैं, वो कानून बेहतर बनता है, सहयोग हो जा रहा है। कोई आदमी अकेले सोचे, कोई सब कोई मिल के सोचे, अंतर है ना। आइए आगे। विधान परिषद के कुल सदस्य की संख्या का उस राज्य की विधानसभा कुल सदस्य संख्या की 1/3 माने विधान परिषद में बिहार विधान परिषद में कितना सीट है? बिहार विधान परिषद में 43, 75 का 1/3 विधायक लोग। वही कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्य का यानी 75 का उस राज्य की विधानसभा माने विधायक लोग कुल सदस्य संख्या की 1/3 माने इसका 1/3 अधिक नहीं हो सकता है। फिर से समझिए क्या कह रहा। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या, हम लोग गलती ले रहे थे, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? इसका 1/3 से ज्यादा बिहार में विधान परिषद के सीट नहीं हो सकता। यानी 1/3 कितना सदस्य लगभग आ रहा है? 81। तो कम तो हो सकता लेकिन अधिक नहीं हो सकता। लेकिन किसी परिस्थिति में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी 40 से कम नहीं, अब 1/3 से अधिक नहीं। ये क्लियर है? विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं और 40 से कम नहीं, लेकिन अगर स्पेशल स्टेटस है तो कम कर सकते हैं। देखिए, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग इसके सदस्य संख्या के चुनाव में जो हम लोग ले रहे थे अभी उसका चर्चा करेंगे। देखिए, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 साल होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आगे आ जाइए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सेम राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, न्यूनतम उम्र 30 साल, एक को 30 साल। किंतु प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होता है? अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर करता है, उसके स्थान पर नया आता है। सेम राज्यसभा की तरह उनके स्थान पर नया सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य का मृत्यु हो गया, माने 6 साल के लिए था ना, 2 साल के बाद मृत्यु हो गया या त्याग हो गया, आकस्मिक की रिक्ति हो गया, तो भरने के लिए निर्वाचित होगा। सिर्फ आकस्मिक जितना बच गया उतना ही समय के लिए वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रह सकता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। जैसे बिहार विधान परिषद का कोई सदस्य मर गया, 2 साल रहा, मर गया, तो फिर उपचुनाव होगा, तो उपचुनाव में जो जीतेगा कितना दिन तक रहेगा? वो 4 शेष बचा समय के लिए, है ना। अगर 6 महीना समय बच रहा तो चुनाव ना होगा। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन पढ़ चुके हैं, आनुपातिक पद्धति एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत, याद है? राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समय ये विधि है ना। विधान परिषद के कुल सदस्य का, यही वाला हम लोग फंस गए थे। यानी विधान परिषद बिहार में कितना है? 75। तो विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 माने इसका 1/3 सदस्य जो होगा राज्य के स्थानीय स्वशासन संस्था निर्वाचित करेगा। स्थानीय स्वशासन समझ रहे? नगर पालिका वगैरह, वार्ड सदस्य भाग देता है, वोट देता है। माने 75 का 1/3 सदस्य कौन? स्थानीय स्वशासन लोग वोट देके चुनेगा, और 1/3 राज्य की विधानसभा विधायक लोग, इसका 1/3 विधायक लोग 100 यानी 75 के 1/3 कौन? विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होंगे। एक बार 12 सदस्य जिसका ग्रेजुएशन किए हुए कितना दिन तक 3 वर्ष हो गया हो, वो 1/12 सदस्य का टोटल का 75 का 1/12 सदस्य निर्वाचित करेंगे। कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक पूरा कर लिया हो। 1/12 सदस्य जो 3 साल से कम माध्यमिक या माध्यमिक से ऊपर स्कूल में, वैसे अध्यापक जो निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक स्कूल में या इससे ऊपर
कक्षा में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए बच गया बाकी 1/6 सदस्य राज्यपाल। 1/6 सदस्य कौन? राज्यपाल। वैसे व्यक्ति को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा संबंध विषय ज्ञान हो। क्लियर हुआ? माने विधान परिषद टोटल 75 हो गए तो 75 के 1/3 कौन? स्थानीय स्वशासन। 1/3 कौन? विधानसभा। 1/3 स्थानीय स्वशासन पंचायती राज नगर पालिका, 1/3 विधानसभा विधायक जी। 1/12 जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिया हो। 1/12 3 साल से कम माध्यमिक या अपर में पढ़ा रहे हो। 1/6 राज्यपाल। इतने सदस्य को निर्वाचन होता है। क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। विधान परिषद के किसी बैठक के लिए कम से कम 10 या माने विधान परिषद की बैठक के लिए कम से कम कितना? कुल सदस्य का 1/10वां भाग, जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। अगर बिहार विधान परिषद में 75 सीट है तो इसके बाद 1/10 कितना आ रहा है? लगभग कितना? मानिए ना 8 लगभग। तो 8 गो सदस्य होगा तो बैठक होगा? नहीं होगा। कम से कम कितना होना चाहिए? माने 1/10 अगर मान के चलिए सदस्य आ जाए, अगर 1/10 सदस्य आ जाता 15 गो तो कम से कम कितना सदस्य रहता? 15 गो रहता कि 10 गो रहता है? सपोज करिए अगर 1/10 सदस्य अगर 15 आ जाता तो 15 सदस्य होना चाहिए कि 10 गो गणपूर्ति होना चाहिए? 15। देखें यहाँ 1/10 या 10 दोनों में से जो ज्यादा होगा वो होना चाहिए गणपूर्ति। अरे भाई कहे का मतलब 1/15 अगर मान के चले किसी विधान परिषद का 1/15 माने 1/10 अगर सदस्य आ गया 15 सदस्य तो बैठक होगा ना? होगा। लेकिन अगर 1/10 आ रहा है 15 सदस्य, ठीक है, अब अगर 10 सदस्य दोनों में से एक को लेना होगा तो किसको लीजिएगा? 15। और लेकिन अगर किसी का 1/10 सदस्य अगर 5 को आ रहा है तो 10 को लीजिएगा 5 को लीजिएगा? 10 लेंगे। माने 1/10 और 10 दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना उपस्थित होगा तो बैठक होगा, अन्यथा नहीं होगा। 7.5 में कैसे होगा? ये आगे विकलांग का ले लीजिएगा, सब जुगाड़ है ना। आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। विधान परिषद अपने सदस्य में से 2 को, एगो के सभापति एगो के उप सभापति चुनता है। क्लियर है? सभापति उप सभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता प्राप्त होता है। जितना विधानमंडल तय करता है वही वेतन मिलता है। क्लियर है? सभापति उप सभापति को कभी भी त्याग पद दे सकता है। उप सभापति सभापति को त्याग पद दे सकता है। क्लियर हुआ? नहीं तो फिर परिषद माने विधान परिषद सदस्यों के बहुमत पारित करके उसे हटा सकता है। विधान परिषद में बहुमत पारित करके सभापति उप सभापति को हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे प्रस्ताव को कम से कम कितना दिन पहले लाने से पहले 14 दिन सूचना देना होगा। किसको देना होगा? सभापति को हटाना तो सभापति को, उप सभापति को हटाना तो उप सभापति को। कोई दिक्कत है? रखा जाए इतना ही।